Dear students, welcome to DSC जम्मू होम क्लासेस। इन क्लासेस में मैं आपको जेनेटिक्स का सिलेबस कवर करवा रही हूँ, जिसमें मैंने चूज़ किया था सेकेंड यूनिट। उसमें मैं आपको पहले बेसिक जेनेटिक्स का मैंने बताया, फिर मैंने आपको थोड़ी टर्मिनोलॉजी बताई जो इसमें यूज़ होती है। उसके बाद जो मेरा थर्ड लेक्चर था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस और ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में भी मैंने आपको बताया। फिर उसमें यह बताया कि कैसे जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशो को निकाला जाता है। तो उसी को देखते हुए मेंडल ने जो लॉज फ्रेम किए थे इनहेरिटेंस के, आज मैं आपको वो करवाने जा रही हूँ। वो हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। तो ये है आज का टॉपिक जेनेटिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ हेरिडिटी and the basis of monohybrid and dihybrid crosses, which we have discussed already in my third lecture. Mendel postulated three laws which are known as Mendel's laws of heredity, or you can say Mendel's laws of inheritance. These are: number 1, law of dominance; number 2, law of segregation; number 3, law of independent assortment. Now यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हो। मैं हूँ रीता शर्मा, लेक्चरर बॉटनी। कोई भी अगर आपको क्वेरी है किसी भी टॉपिक को लेके या किसी भी क्वेश्चन को लेके, तो आप मेरे ईमेल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम पहला लॉ पढ़ते हैं, जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस दिस लॉ कीपिंग इन माइंड आर ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने भी ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसको डिस्कस किया है, जो हमने पहले किया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसको लेके। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप रिवाइज कर सकते हो लेक्चर 3 में। है क्या ये? व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, प्योर लाइन, जिन्हें मेंडल ने, कोई भी मेंडल का लॉ है, जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट किया जाता है प्योर लाइन से। कंसीडरिंग कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ सिंपल कैरेक्टर, देन द ट्रेट दैट अपीयर इन F1 hybrids is called dominant trait and the other one is called recessive trait. Let us see how it happens taking Mendel's monohybrid cross. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको वो लिखा हुआ भी आ रहा है और मैंने पहले भी आपको कराया है। When a pure line homozygous tall pea plant is crossed with pure line homozygous dwarf pea plant, suppose this is the parent generation. The gametes produced by this plant would be capital T, or dominant allele, and on the other side with small t, or recessive allele. And when we draw the Punnett square to get the offsprings of next generation to see the genotype, we write gametes produced by this plant on horizontal rows and the gametes produced by the recessive plant on vertical columns. And when one allele from homozygous stall is fertilized with recessive T, that is female gamete, which we put on the other side, the offspring's genotype is going to be heterozygous in all four, but phenotypically they all are tall. ये मैंने आपको पहले भी बताया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हुए, कि जब भी कैपिटल टी का क्रॉस किया जाता है स्मॉल टी के साथ, जो भी फिनोटाइपिक रेशो आती है वो 4 के 4 प्लांट देखने में कैसे होते हैं? टाल। तो रेशो क्या आएगी? 4:0। और जो जीनोटिपिक रेशो है वो भी क्या आएगी? 4:0। लेकिन ये जो 4 प्लांट्स हैं ये हेट्रोजाइगस टाल हैं, ये होमोजाइगस टाल नहीं है। इनमें एक एलील जो है वो रिसेसिव है और दूसरी एलील जो है वो डोमिनेंट है। And this is due to the presence of dominant gene. Hence, the law says, starting with the pure lines in F1, the trait which expresses itself is called dominant, and here the dominant trait is tall. In the law of dominance, one trait expresses itself and conceals the trait of dwarfness, which become unable to express itself in F1 generation. Finally, here one allele becomes dominant and the other become
recessive, and that is why this law is known as law of dominance. अब आप इसमें और भी एग्जांपल्स दे सकते हो. Besides pea plant, the law of dominance has also been observed in different characters of many plants. For example, sunflower branching, branched habit is dominant over unbranched habit. सेकेंड एग्जाम्पल आप दे सकते हो. फाइनली एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है. देखो, ये जो दो कैपिटल टी और कैपिटल टी है, ये डोमिनेंट ट्रेट है. जो स्मॉल टी और स्मॉल टी है, ये रिसेसिव ट्रेट है. जो भी हमारे चार हाइब्रिड्स आए, उनमें क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. यहाँ पे जो टालनेस वाला फैक्टर है वो डोमिनेंट है, क्योंकि सभी के सभी प्लांट्स क्या आए हैं, टाल. और हैं कौन से, वो हेट्रोजाइगस टाल, क्योंकि टाल वाला जो फैक्टर है वो एकदम सामने आया है, जो ट्रेट है वो सामने आया है. इसी वजह से ये लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बता रही थी. जैसे सनफ्लावर की ब्रांचिंग का बताया मैंने कि ब्रांच हैबिट जो है वो डोमिनेंट है. किसके ऊपर, अनब्रांच्ड के ऊपर. कॉटन कलर ऑफ लिंट है, तो कलर्ड लिंट जो है वो डोमिनेंट है. किसके ऊपर, वाइट लिंट के ऊपर. तो लिंट, अब आपने ये 11th में पढ़ा होगा कि लिंट क्या है. ये वाइट लिंट को आप डिफाइन कर सकते हो, द वाइट फ्लफ कंसिस्टिंग ऑफ ए मास ऑफ unicellular hairs which grow attached to the cotton seed. वो जो वाइट बॉल दिखता है कॉटन के सीड के ऊपर, तो जब उसको प्रोसेस किया जाता है तो एक लॉन्ग फाइबर सी बनाते हैं, उसको लिंट बोलते हैं. थर्ड एग्जांपल आप दे सकते हो, मेज टाइप ऑफ कर्नल, राउंड स्टार्ची कर्नल इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड शुगरी कर्नल. फोर्थ एग्जांपल आप दे सकते हो, स्नैप ड्रैगन कलर ऑफ फ्लावर, रेड कलर का जो फ्लावर है वो डोमिनेंट होता है ओवर नॉन रेड फ्लावर. अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इज व्हीट, इन विच ससेप्टिबिलिटी टू रस्ट इज डोमिनेंट ओवर इम्यूनिटी टू रस्ट. ससेप्टिबिलिटी होता है लैक ऑफ एबिलिटी टू रेजिस्ट सम पैथोजन. तो रस्ट क्या हो गया, इज ए प्लांट डिजीज काज्ड बाय पैथोजेनिक फंजाई. रस्ट फंजाई आर ऑब्लिगेट प्लांट पैथोजेंस. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो डोमिनेंस को डिस्कस करते हुए. कई बार एग्जाम्पल्स ही पूछी जाती हैं कि राइट डाउन फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ इनहेरिटेंस. तो ये एग्जाम्पल्स आप उसमें डाल सकते हो. नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन मीन्स टू सेपरेट. दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स the two genes controlling each character move apart due to segregation of homologous chromosomes, so that each gamete receives only one gene of each character. They are pure. ये मैं आपको बताती हूँ कि ये है क्या. इसमें क्या होता है कि आपने जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, उसमें हमारे पास थे ट्रेट कैपिटल टी डोमिनेंट एलील, और था स्मॉल टी रिसेसिव एलील. जब भी गैमेट फॉर्मेशन होती है तो दोनों में से एक टी जो है वो नीचे आता है, और सेम रिसेसिव एलील से भी एक टी है जो वो नीचे आएगी. ये हो गए गैमेट्स. ये ऐसा क्यों होता है कि मियोसिस डिवीजन होती है, जिसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन. उसमें गैमेट फॉर्मेशन के टाइम हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो हैं वो जाते हैं गैमेट में. अब हम इसको डिस्कस करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ही लेके, एग्जाम्पल लेके, कि कैसे गैमेट्स जो हैं उनकी सेग्रीगेशन होती है या कैसे वो सेपरेट होते हैं. अब हम इसको एग्जाम्पल लेके डिस्कस करते हैं. तो एग्जाम्पल फिर हमने लेनी है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की. इन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, प्योर टाल प्लांट्स आर होमोजाइगस एंड देयरफॉर possess genes capital T. Similarly, dwarf possesses small t. Pure tall plants produce gametes, all of which possess genes capital T, and dwarf plant produce genes small t type gametes. During cross fertilization, जब इन दोनों में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, they unite to produce hybrids of F1 generation. These hybrids possess genotype capital T, small t. It means that
हाइब्रिड प्लांट्स दो टाल फिनोटिपिकली, ये जो हाइब्रिड आता है ये आपने भी देखा था, मैंने पहले भी आपको समझाया था कि फिनोटिपिकली ये टाल होता है, लेकिन अगर आप इसके एलील्स देखोगे तो एक एलील डोमिनेंट है और दूसरी एलील जो है वो ड्वार्फ है। तो अपनी जगह पे ये दोनों प्योर हैं किसी एक कैरेक्टर को लाने के लिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। These hybrids possess genotypes capital T and small t. It means that hybrid plants though tall phenotypically but possess one gene for tallness and one gene for dwarfness. When these plants produce gametes, 50% gametes possess genes for tallness and 50% produces genes for dwarfness. Therefore, the gametes are again pure for that particular character. अब आपने ये लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये दोनों करने के बाद एक चीज़ याद रखनी है कि सेग्रीगेशन में क्या है कि गैमेट्स का सेपरेट होना, और डोमिनेंस में क्या है कि कोई एक ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है और दूसरे को वो एक्सप्रेस करने नहीं देता। एक वो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, और इन दोनों को जब समझाना है तो एग्जाम्पल आपने देनी है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लॉ, law of independent assortment. According to this law, if two or more pairs of characters are studied at a time, the inheritance of one pair of character is independent of the other pair of character. For example, Mendel's dihybrid cross, जो मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, जहाँ पे हमने लिए थे राउंड एंड येलो सीड्स, क्रॉस करवाया था उनका राउंड एंड ग्रीन सीड्स के साथ। तो जो हमारी F2 में नई जनरेशन आई थी वो रेशो क्या थी, 9:3:3:1। जो F1 आई थी वो तो 16:0 था, लेकिन जो F2 आई थी वो क्या थी, 9:3:3:1। वो आपने देखा होगा कि जो हमने पेरेंट जनरेशन ली थी राउंड येलो का क्रॉस करवाया था राउंड ग्रीन के साथ, लेकिन हमें वहाँ पे 4 कॉम्बिनेशंस मिले थे F2 जनरेशन में। यहाँ मैं करेक्ट करूंगी अपने आप को, जो डाइहाइब्रिड का क्रॉस करवाया था वो था राउंड येलो क्रॉस्ड विद रिंकल्ड ग्रीन। तो F1 जो रेशो आई थी 16:0, जो F2 आई थी वो था 9:3:3:1। आपने देखा ऊपर तो हमने लिया था राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, लेकिन जो हमें F2 प्रोजीनी मिली थी उसमें हमें क्या मिला था, राउंड सीड्स विद येलो कॉटिलीडेंस, राउंड सीड्स विद ग्रीन कॉटिलीडेंस, रिंकल सीड्स विद येलो कॉटिलीडेंस, रिंकल सीड्स विद ग्रीन कॉटिलीडेंस। ये 4 हमें मीन्स कि 2 कॉम्बिनेशन हमें नए मिले थे। तो वही हमने देखना है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है। दिस लॉ शोज दैट द जीन्स फॉर कलर एंड शेप ऑफ सीड are independent of each other and can assort independently as in F2 generation. As we obtain all 4 types of combinations, the yellow color of seed is not always associated with round shape. जैसे आपने देखा येलो सिर्फ राउंड के साथ ही नहीं आया है, येलो रिंकल्ड के साथ भी आया है। उसी तरह से ग्रीन सिर्फ रिंकल्ड के साथ नहीं आया, वो राउंड के साथ भी आया। So again, the round shape of the seed or the green color is not always associated with the wrinkled shape of seed but are independent. ये है law of independent assortment, जिसमें आपने ये समझ लिया होगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस को लेके करना है। वहाँ हमने ये देखा कि कोई भी ट्रेट जो है वो एक दूसरे के साथ परमानेंटली एसोसिएटेड नहीं है, वो किसी भी ट्रेट के साथ जा सकता है। तो यही था हमारा आज का डिस्कशन। थैंक यू।